अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, व्हाट अ गुड मॉर्निंग इट इज। तो पता तो चली गया होगा आपको कि वो जो कल मैच था ना, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जी ये मैच होता है जो कि इंडिया पाकिस्तान टाइप मैच होता है, बेसिकली लाहौर और कराची का, बेसिकली लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का। तो वो किसने जीता? लाहौर कलंदर। अमेजिंग विन एंड व्हाट अ डिसाइसिव विन, क्योंकि लगता था, आई एम सॉरी, थ्रू आउट द मैच लग रहा था एक ही टीम खेल रही है, दूसरी तो खेल ही नहीं रही। मुकाबला था। लाहौर कलंदर पहला मैच हारने के बाद माशाल्लाह जीत के ट्रैक पर आया है कि लगातार 2 मैच जीत चुका है। और फखर जमान भी माशाल्लाह वंस अगेन फॉर यू के उनकी गुफ्तगू में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इंजरी के बाद फॉर्म वापस लाने में वक्त लगता है, मुझे अभी तक वो फीलिंग नहीं है जिस तरह मैं पहले खेला करता था। तो भाई आप माशाल्लाह उस फीलिंग के बगैर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट देखिए अपने से कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके रन लग रहे हैं, आप बोर्ड पे अच्छा टोटल बना के सजा रहे हैं। सो अल्लाह करे कि आप फीलिंग भी आपकी वापस आए, क्योंकि फीलिंग के बगैर भी काम तो चल ही रहा है। बड़ा अच्छा चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि वो किस बात पे कह रहे थे कि अभी मैं फॉर्म में नहीं आया। 47 गेंदों पे 77 रन इन्होंने बनाए। अच्छी भली मतलब आई एम सॉरी, कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं, इर्द गिर्द आप देखें और नेशनल टीम को भी आप देख लें तो आपकी फॉर्म ठीक है। और डेरिल मिचेल ने 41 गेंदों पर 75 रन बनाए। तो बेसिकली जब 77 और 75 बन गए ना, तो बड़ा अच्छा सॉलिड उनको एक बेस मिल गई टू वर्क अपॉन। और सो लाहौर कलंदर ने कराची किंग्स को 65 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। कराची का स्टेडियम वैसे ही तकरीबन खाली था, लेकिन जो लोग मौजूद थे वो भी बड़े मायूस थे। सर्टनली उनका शहर है, उनकी टीम थी। अच्छा, इस पे जरा मैं तफसील से बात करना चाहता हूं, क्योंकि कल मेरे बहुत से दोस्त, अजीजों अकारिब, जानने वाले मैच देखने के लिए गए विद फैमिलीज। ठीक है, और उन्हें नॉर्मल उनके पास टिकट्स थे, जरा बेहतर वाले इंक्लोजर्स के। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ना, मतलब फैमिली के साथ जाना था तो उन्होंने जरा खर्चा किया था उन टिकटों के ऊपर। ठीक है, महंगे वाले, हाँ महंगे वाले लिए थे टिकटें। अच्छा, स्टेडियम के ऑपोजिट साइड पे अस्पताल के साथ उनको पार्किंग की जगह मैसर आई। ठीक है जी, पार्किंग मिल गई। वहां पे मौजूद एहलकारों ने इसरार किया कि आप, वैसे तो पूरा स्टेडियम खाली है और पूरी पार्किंग भी खाली है, और जाहिर है मैच शुरू हो गया था, उसके भरने का भी कोई इम्कान नहीं था। सो वो जो आखिरी दीवार है ना, वहां पे जाके आप गाड़ी लगाएं, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मुआवजा हो जाएगा, यहाँ पे हजारों गाड़ियां अचानक आ जाएंगी। और ऐसा आप पहले आ गए हैं तो आप सबसे दूर। हाँ, मतलब मैच शुरू होने के बाद ही पहुंचे थे, वो भी 8:30 बजे, 8:45 बजे पहुंच रहे थे। ठीक है, और हजारों गाड़ियों की जगह खाली थी। सो वो वहां उन्हें लगाने पर मजबूर किया गया। चलिए जी, लगा दी, ठीक है। बाद में अगर बहुत रश है तो मेक सेंस। वो बच्चों के साथ अपने पैदल चलते चलते आए, फिर पेडेस्ट्रियन ब्रिज क्रॉस किया, फिर दूसरी तरफ। अच्छा, वहां से पार्किंग से निकलते हुए भी सारी चेकिंग हुई टिकटों वगैरह की। ठीक है, उसके बाद पेडेस्ट्रियन ब्रिज क्रॉस किया, फिर वहां पे चेकिंग हुई। और चेकिंग का मतलब ये होता है कि आप वहां पे आईडी कार्ड अपने स्कैन कराते हैं। हर शनाख्ती कार्ड वेरीफाई होता है थ्रू द नादरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिफोर यू गो इनटू द स्टेडियम। बिफोर यू गो। सो पिछली दफा लैपटॉप थे, इस दफा डिवाइसेस थी, और डिवाइसेस प्रॉम्प्टली काम कर रही थी, तो वो अच्छा हो गया निजाम, वो उस निजाम में बेहतरी आई। ठीक है, लेकिन एवरी आईडी कार्ड, एवरी पर्सन हु गेट्स इनटू द स्टेडियम, उसका आईडी कार्ड वेरीफाई होगा। सो आप ये प्रोसेस समझ लीजिए कि इस सूरत हाल में पूरा स्टेडियम भरना बड़ा मुश्किल है। हाँ, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, अनलेस ऑफ कोर्स यू स्टार्ट कमिंग लाइक आवर्स बिफोर इट, क्योंकि अगर हम हजारों की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो यू आर वेरी राइट। नहीं, और क्या वो जो आईडी कार्ड चेकिंग वाले भी बहुत पर्सनल मतलब थे कि वो प्रॉम्प्टली हो गया, क्योंकि रश ही कोई नहीं था। मगर अगर रश पड़ जाता तो ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है, हर एक का आईडी कार्ड वेरीफाई करना। आईडी कार्ड तो वेरीफाई करना ही ना, सिक्योरिटी भी तो ठीक है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, बट आईडी का जब टिकट अगर आपके पास है तो टिकट वेरिफिकेशन से नहीं काम चल सकता कि हर बंदा टिकट भी वेरीफाई कराएगा और अपना शनाख्ती कार्ड भी वेरीफाई कराएगा। और टिकट भी तो आपको उसी तरह ही मिला होगा ना, वेरिफिकेशन के बाद ही टिकट भी मिल रहा होगा। आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, आप अपने आईडी कार्ड्स तो वेरीफाई नहीं कराते, यू जस्ट स्कैन योर टिकट एंड यू गेट इट। एंड यू एक्सपेक्ट कि जो आपने पीछे आईडी कार्ड्स वगैरह भी अगर करने होंगे तो वो आप वाइल परचेजिंग द टिकट तो तब हो चुका होगा। नेचुरली आपने बुक कराए होंगे टिकट या लिए होंगे, तो कुछ आईडी तो आपने उधर भी दी ही होगी। स्टेडियम के अंदर की एंट्री, उसके बाद इंक्लोजर के अंदर भी यही सारा प्रोसेस है। दोबारा से? हाँ, दोबारा सा प्रोसेस है, वो सारा थ्रू और ये इसमें बॉडी सर्च और वो सब कुछ भी शामिल है। एंड देन विद किड्स, इफ यू आर इनटू द स्टेडियम, यू कैन नॉट टेक बॉटल ऑफ वाटर। नहीं, बट क्या का मतलब वहां मिलता है? नहीं, आपको बाहर आकर पानी पीना है। अदरवाइज उन्होंने अंदर एक फिल्टरेशन प्लांट लगाया हुआ है, एंड आई डोंट थिंक सो कि पेरेंट्स, अ लॉट ऑफ पेरेंट्स वुड रिस्क गिविंग दैट वाटर टू चिल्ड्रन।
चलें, ये हमने अब मतलब वन ऑफ द रीजंस हम सोच रहे थे ना कि ये क्यों नहीं, ऑल्दो दिस इज नॉट द मेन रीजन, दैट इज व्हाई माय फ्रेंड स्टेडियम फिल नहीं होता, स्टेडियम भर क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये लेंथी है और इसको परहैप्स ज़रा ईजियर बनाने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो ये फूड सिचुएशन बहुत ऑफ है भाई, नहीं, अगर घंटों आपने के पानी मैचेस भी हैं। पीना है तो आप पेविलियन से बाहर आके पानी पिएंगे, अंदर जाएंगे पानी पीने के लिए। चलें, ये तो हमने आपको वैसे हालात बताए, अब जरा आए ना थोड़ा सा सेलिब्रेशन पे वापस चले जाते हैं, क्योंकि मैच वाकई जो था वो लाहौर कलंदर की साइड से तो इट वाज वेरी गुड। तो कलंदर ने जी किंग्स को जीत के लिए 202 रन्स का हदफ दिया और फ़खर जमान ने, जिस तरह हमने बताया कि 77 और मिचेल ने 75 रन्स जो है धुआंधार इनिंग्स थी वैसे उनकी। और कराची किंग्स को आगाज़ ही जो था ना उनका वो बदकिस्मती से अच्छा नहीं रहा और कप्तान जो थे उनके उन पर डेविड वार्नर, जिस पर किंग्स का सबसे ज्यादा तकिया था, वो भी सिफर पर चलते बने बाय द वे। वैसे सिफर पे तो आजकल काफी निकल रहे हैं और लोग। ये नहीं है कि किंग्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। इससे पहला मैच उन्होंने क्या Which was awesome. छक्के छुड़ाए थे मुखालिफिन के, बहुत आला मैच था वो। इस मैच में उनका एक भी बैटर नुमाया इनिंग खेलने में नाकाम रहा, ऊपर नीचे विकेटें गिरती रहीं, कोई एक बैटर भी जमकर ना खेल सका। हसन अली, खुशदिल शाह कुछ मुजाहिमत करते हुए दिखाई दिए, लेकिन शायद उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। खुशदिल शाह ने 39 और हसन अली ने 27 रन देकर जरा नुमाया परफॉर्मेंसेस दिखाई। कराची किंग की पूरी टीम 20वें ओवर में 136 रन पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी और इरशाद हुसैन ने 3-3 विकेटें हासिल की। वैसे रिशाद है ये, अब इनके स्पेलिंग जरा RI से शुरू होते हैं। आपने क्या बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी। लेकिन आपने क्या कहा है? रिशाद। खिलाड़ियों को आउट किया। लाहौर कलंदर्स पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गई है। जबरदस्त लाहौर कलंदर और हम बहुत खुश हैं। अच्छा, बात हमने करनी है जी अब इसी पे बात करनी है नेचुरली, क्योंकि हमारे पास हमारे गेस्ट भी हैं एंड वी आर गोइंग टू बी टेकिंग देयर इनपुट ऑन इट, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी तो ज़रा ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। राशिद लतीफ़ हमारे साथ हैं, साबिक कप्तान, और साथ ही और ये सारे लोग होंगे हमारे साथ। हम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनको ज्वाइन करने में थोड़ा सा वक्त है, ठीक है, कुछ देर में वो हमें ज्वाइन करेंगे। मीनवाइल कल एक बार भी हमारे साथ थोड़ा सा सीन हो गया, वो हम आपको बताते हैं। इस तरह से हुआ कि अक्सर औकात आपने देखा है ना लव स्टोरीज में कि बहुत वादे वईद करते हैं लड़के या फिर लड़की, कोई भी पार्ट नहीं, सुने मेरी बात, ठीक है, या और एंड में क्या होता है, या तो इस्तिखारा नहीं आता या फिर अब्बू नहीं मानते। दो केसेस ही होते हैं हमारी साउथ एशियन लव स्टोरीज, साउथ एशियन लव स्टोरीज में। सो हमें लग रहा है कि हमसे वादा तो था, हमसे वादा तो था, नहीं, फिर इस्तिखारे में सांप नजर आ गए। नहीं, लेकिन फिर अब ये सोच रहे होंगे ये क्या हो रही है, कौन सी मेगा वेडिंग है। वजीर आजम की गुफ्तगू जब शुरू हुई तो हमें लगा कि भाई वाह, इत्मीनान हुआ कि उन्होंने कहा कि आज 15 हैं और शाम को पेट्रोलियम की कीमतों में रिलीफ आवाम को मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये लगा कि अभी तो बहुत ही मैसिव रिलीफ होने वाला है। मैसिव क्या, छोटा मोटा ही सही, छोटा मोटा ही सही। सो उन्होंने क्या कहा था जिसपे हम बहुत खुश थे और हमने कहा ये वादा वफा होगा। दिखा दे, दिखा। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं, तो आज 15 है, तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। वो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने सोचा कि इससे यानी हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये तय किया है। और मैं तो किया उन्होंने किया, लेकिन तय क्या किया? पहले वाली 2 जुमले आपने गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि ये आवाम को मुंतकिल हो जाएगा, शाम तक ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू किया और हमें ये कह दिया, क्या कह दिया ये भी सुन लीजिए, रिटेन करने का कह दिया। फिर आई हैं, हमने सोचा कि इससे यानी हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये तय किया है। और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन, तो ये हाईवे होगी 2 वे, मगर इसकी म्यार मैंने
जो फैसला किया कि वो मोटरवे का मेयार होगा। अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे। 2 साल में ये हाईवे इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, हम इसको हम कर रहे हैं कि तो बेसिकली ये वो ड्रॉप सीन है, इसको ड्रॉप सीन भी कहते हैं। बड़े वैसे टर्म्स हैं इसके लिए कि वो हुआ क्योंकि लिटरली पहली लाइन में जो इन्होंने बात की वज़ीर आज़म ने, तो वाकई लगा कि आवाम के लिए बड़ी रिलीफ आने वाली है और बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। और मजीद आपको पता है पेट्रोल की कीमतें अर्लियर और लोगों ने मुबारकबादें दे दी और मैसेजेस आ गए और उसके बाद अवाम कंफ्यूजन का ये फिर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने फिर ये भी कह दिया कि ये अवाम को हम नहीं देंगे और फिर उसका क्या किया जाएगा वो तो ऑब्वियसली एक मोटरवे जो कि कराची, कलात, खुजदार, कोयटा, चमन मोटरवे एक आला मयार की वो बनाएंगे। आई मीन आई एम हैप्पी अबाउट दैट, लेकिन देयर आर मेनी अदर मोटरवेज ऑल्सो जिनकी बात हो रही थी, खासतौर पे जब हम जिक्र करते हैं हैदराबाद मतलब वो जो पीस है ना वो कभी नहीं बनेगा हमें लगता है। मतलब दुनिया के सारे हरबे हो जाएंगे, हो जाएगा, वो नहीं पीस बनेगा। 50,000 सड़कें इस मुल्क पे बन जाएंगी। जो हैदराबाद टू सक्खर है वो स्ट्रेच पता नहीं कब बनेगा। वी आर रियली हैप्पी कि बलूचिस्तान में तरक्याती काम होंगे और सर्टनली होंगे, लेकिन क्या ये उसका वाहिद तरीका था करने का या इस प्रोजेक्ट को फंड करने का कि अवाम, देखिए एक आपका IMF से मुआहिदा होता है और ये सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लेवीज वगैरह बढ़ाई गई हैं, एक अवाम से भी मुआहिदा है, अवाम से भी एक मुआहिदा है और उस मुआहिदे के तहत जब आलमी मंडी में पेट्रोल या तेल की कीमतें कम होनी है, एक लेवी वगैरह सेट है, उसका फ़ायदा अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। सिरे से वो फ़ायदा पहुँचाना ही ना, ठीक है बिजली की कीमतों में पिछली दफ़ा कमी करके रिलीफ दिया गया, लेकिन इतनी कमी की गुंजाइश अब भी मौजूद थी कि आज ठीक ठाक कमी होती अगर ये आवाम को मुंतकिल किया जाता फ़ायदा, लेकिन वो बरकरार रखा गया, लेवी बढ़ाई गई और एग्जैक्टली कितने रुपए बढ़ाई गई बता देते हैं कि एग्जैक्टली जी बिल्कुल लेवी जो है वो 70 रुपए से बढ़ा के यानी 70 रुपीज से बढ़ा के 78 रुपीज 72 पैसे कर दी कि ऑलमोस्ट 79 आप कर लें, तो ये हुआ है। और पेट्रोल पर लेवी जो है वो 8 रुपए यानी 8 रुपए 72 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई हर चीज़ में जो है। तो हमारा कहने का मतलब है ख़ासतौर पे इंटरनेशनल मार्केट्स में हम देख रहे हैं अगर तेल जो है उसकी कमी हो रही है और हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमें फ़ायदा होना चाहिए और उसके बाद जब बात शुरू भी होती है तो हम बैठे हुए हैं कि ग्रेट अब फाइनली इट हैज़ कम टू अस, बट नो इट डजंट। तो आगे वो कर दिया गया, तो इसमें अवाम का डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो वाला एलिमेंट जो है वो मिसिंग है। और आपको पता ही है कि मतलब इस वक्त प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, आपके बिजली की भी कीमतें जो हैं निर्ख कम करने के बावजूद भी बहुत हाई हैं। और उसके बाद तेल में भी अगर ये पेट्रोल में भी ये कर दिया जाए, डीजल में भी ये कर दिया जाए, तो वो रिलीफ का एलिमेंट आई एम सॉरी इट इज़ नॉट देयर एट ऑल। कि ये बेहतरीन मौका था शायद अवाम को रिलीफ देने का, और अवाम को रिलीफ मिलता तो किसको फ़ायदा होता? किसको फ़ायदा होता? हुकूमत को फ़ायदा होता, किसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता, आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता, किससे लोग खुश होते? लोग कहते हैं कि भाई बिजली कम की अभी 7 रुपए, अब मौका था, मौके पे चौका मारा और पेट्रोल भी कम कर दिया। मतलब ये आई एम सॉरी टू से लेकिन ये थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गई है फॉर पॉइंट स्कोरिंग, लेकिन फाइन यू डोंट वर्क लाइक दैट। लेकिन अवाम को तो एक रिलीफ देना चाहिए था। गर्मी की हम बात कर रहे हैं, हम अप्रैल के अंदर हीट वेव की बात कर रहे हैं और हम इमेजिन कर सकते हैं कि आगे गर्मी का इट्स गोइंग टू बी अ वेरी हॉट वेरी लॉन्ग समर, तो दिस वुड हैव बीन अ वेरी गुड स्टार्ट। लेकिन वो मौका अब चला गया है, तो इस पे हमें ज़रा अफसोस हुआ एंड वी थॉट वी विल मेंशन। और अब्दुल्ला मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है इस कॉन्वर्सेशन पे, उस पे दुख हुआ क्योंकि शुरू में लग रहा था कि कोई बात इसी तरफ जा रही है और फिर एकदम से मुड़ गया, थोड़ा सा दिल टूट सा गया। ऐसा ही हुआ, ऐसा हुआ ना? हाँ ऐसा ही हुआ, घर वाले नहीं माने। आओ क्रिकेट पे वापस चले, क्योंकि हम दिल टूट्स वाली बातें नहीं करते, हम वापस क्रिकेट पे आ जाते हैं बिकॉज या सो याह्या हुसैनी इज़ विद अस, उनसे बात करते हैं। याह्या, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको कल का मैच कैसा लगा और आपको ये जो आफ्टर द फर्स्ट मैच जो कलंदर्स ने लूज किया है उसके बाद ये दूसरा फिर तीसरा ये कमबैक का कहें किया जो भी कहें, दे आर ऑन द सेकंड। वैसे उनका तो सीजन कमबैक भी है, पिछले सीजन में आपको पता ही है क्या सूरत हाल थी। बिल्कुल, तो क्या कहेंगे? हुमा, सबसे पहले तो मैं कलंदर के मैच से पहले बात करूं, जो अब्दुल्ला ने इंट्रो दिया है कि कुछ मुश्किल सूरत हाल का लोगों को सामना करना पड़ा, पार्किंग बिल्कुल खाली थी और उनको कहा गया कि जी आप थोड़ा सा दूर जाके अपनी गाड़ी लगा दें। कल स्टेडियम मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल खाली था, भरा हुआ था, क्योंकि कराची का नेशनल स्टेडियम काफ़ी बड़ा है, तो 15-20 हज़ार लोग जो हैं वो आटे में नमक के बराबर लगते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है नेशनल स्टेडियम कराची ना भरने का,
अब वो ये है कि एक तो जो सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार हैं उनका रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं होता, इंतहाई माजरत। और दूसरी जानिब ये जो अब्दुल्ला ने बात की कि पार्किंग, कल नेशनल स्टेडियम कराची में जो मीडिया की पार्किंग थी वो एवं ही बंद कर दी गई और नेशनल स्टेडियम कराची का जो अंदर का मरकजी गेट था वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई, रोड के ऊपर जो है वो गाड़ियां खड़ी थी अंदर नेशनल स्टेडियम कराची में। तो मुझे नहीं समझ आया ये कौन सी सिक्योरिटी मतलब स्टेडियम खाली है, लोग जा नहीं रहे एंड नेचुरली बाकी पार्किंग वगैरह भी खाली है, तो मीडिया वाला सेक्शन क्यों उन्होंने बंद कर दिया और एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी कि क्यों, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ हो रहा था? उन्होंने कहा कि जी सर ने मना किया है, यहाँ आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप मैच देखने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वो लोग स्टेडियम में आकर काम करते हैं जिनका ना लोगों से कोई वास्ता होता है ना जो लोगों को जानते हैं, तो फिर वो लोगों को कैसे एंटरटेन करेंगे? उनको कह दिया जाता है बस आपने यहाँ से लोगों को जाने नहीं देना। आपका गेट नंबर 8 है, आप सारी हर्डल अबूर करने के बाद, जैसे अब्दुल्ला ने कहा कि आईडी कार्ड दिखाया, टिकट की वेरिफिकेशन की, जब आप गेट नंबर 8 पर गए तो उन्होंने कहा नहीं जी आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप घूम कर गेट नंबर 15 से आए, वहां से आप एंटर होंगे। अब छोटे छोटे बच्चे जिसके साथ हैं फिर वो क्या मैच देखेगा? और T20 मैच जो है वो 1 घंटा 20 मिनट की एक इनिंग होती है। और सबसे इफ आई ऐड सबसे फ्रस्ट्रेटिंग और इलॉजिकल, अगर आपको आगे से जवाब ये मिले कि जी सर ने कहा है कि यहाँ से नहीं, मतलब देयर इज नो रीजन एक्सेप्ट द whim of a few people। अच्छा, मैच में सर नहीं आएंगे तो मैं आपको उस फैमिली का बता दूं, 8:15 बजे वो स्टेडियम में थे, लेकिन वो अंदर जब पार्किंग में पहुंच गए थे, जब तक वो अंदर पहुंचे पहली इनिंग खत्म हो गई थी। मतलब आप अंदाजा कर लीजिए कि वो लोग जिनके पास टिकट नहीं होता वो स्टेडियम के अंदर होते हैं, और जो 15,000 का टिकट होता है जो पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त मुझे निर्ख नहीं पता, जिसमें आपके पास खाना भी होता है, आप जब अंदर जाते हैं और जिनके पास होता ही है कि आप अपनी सीट के ऊपर बैठे, तो उसके बाद अब्दुल्ला ये होता है कि आप हनीफ मोहम्मद इंक्लोजर हो गया, तो उसके अंदर आप जाते हैं, वो महंगा इंक्लोजर है, उसके अंदर आपको जो है वो फूड की फैसिलिटी भी है, आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, टिकट परचेस करते हैं, और जब आप वहां पर जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जी खाना तो खत्म हो गया, और आप जो है वो खड़े होते हैं और आप उन लोगों को देखते हैं और देखते हैं भाई ये कौन लोग आ गए अपनी फैमिली के साथ, इनके पास तो टिकट भी नहीं है और वो सारी मरात को एंजॉय करते हैं। तो फिर आपका दिल दुखने के साथ साथ आंखों में आंसू आने के अलावा और कुछ नहीं होता, और फिर आप ये तय करते हैं कि नहीं यार ऐसे माहौल में मैं आइंदा अपनी फैमिली को लेकर नहीं आऊंगा। तो जब तक ये मामलात रहेंगे फिर कौन कराची में मैच देखने के लिए आएगा? ये सबसे बड़ा उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही और लाहौर के फैंस का दिल बाग बाग हो गया। दैट्स ट्रू। अच्छा ये बताएं, लेट्स टॉक अबाउट द मैच आल्सो बिकॉज़ वो भी जबरदस्त था। बताएं कलंदर्स ने किस मौके पर आपको लगा कि किंग्स को अब वो बिल्कुल उन्होंने उनको ग्रिप में बेबस कर दिया है एंड द मैच वाज इन कलंदर्स हैंड्स? देखिए मैं ये लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा कि मैच का मुजरिम, लेकिन एक जिम्मेदार पिछले मैच में कामयाबी के जेम्स विंस बने थे कराची किंग्स के, जिन्होंने एक तन्हा सेंचुरी इनिंग के साथ मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कराची किंग को जिता दिया था। कल उन्होंने दूसरे ओवर में एक बहुत ही आसान कैच जो है वो फखर जमान का हाथों में लेकर ड्रॉप कर दिया, और उसके बाद फखर जमान जिस तरह आपने बताया कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे, बड़ी शानदार उन्होंने इनिंग खेली, छक्के भी मारे, चौके भी मारे। 11.4 ओवर में उन्होंने डैरल मिचेल के साथ जो है 125 रन की पार्टनरशिप बनाई। हसन अली ने कल 4 विकेटें हासिल की, लेकिन जो प्रॉब्लम इस वक्त फिलहाल कराची को नजर आ रहा है वो ये है कि कराची की टीम जो है एक बॉलर शॉट खेल रही है जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर थे, लेकिन जो इस वक्त लाहौर कलंदर का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि कल उन्होंने एक बड़ा शानदार अपनी टीम में जो है वो तब्दीली की। जादाद खान की जगह जमान खान को वापस लेकर आए। कल उन्होंने बहुत ही शानदार किस्म का बॉलिंग की। उसके बाद इनके पास स्पिन बॉलिंग के शोबे में, अगर फास्ट बॉलिंग में शाहीन है, जमान है, हारिस है, तो स्पिन बॉलिंग के शोबे में जिस तरह अभी बताया अब्दुल्ला ने, बांग्लादेश के राशिद हैं, आसिफ आफरीदी हैं और उसके साथ सिकंदर रजा है। तो 6 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ आप जब मैच खेलेंगे और मिड ऑर्डर में आपके पास डैरल मिचेल जैसा बैट्समैन हो, सिकंदर रजा हो, सैम बिलिंग्स हो, तो फिर इस टीम को रोकना और पकड़ना इतना आसान है नहीं। जबरदस्त, यानी जब मेकअप ऑफ द टीम आल्सो काइंड ऑफ गारंटीड इनकी सक्सेस। वेल देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट स्टिल लेफ्ट। या बातें तो हम बहुत सी कर सकते हैं लेकिन हमें ब्रेक भी लेनी है। इसी पे हम खुश हैं जी, लाहौर कलंदर जीता है और बड़ा मतलब जबरदस्त किस्म का वो मैच रहा। लेकिन अफसोस की बात है हमें वैसे मैचेस एसेंशियली वही पसंद हैं जहां मैच पड़े, तो इधर भी मैच कोई खास पड़ा नहीं। वर्सेस मुल्तान सुल्तान का मैच है, सो
मेरे लिए तो बड़े इम्पोर्टेंट दोनों ही हैं whoever wins, you know how it is. अच्छा, हम वापस उसी बात पे बात करेंगे क्योंकि we are concerned कि एक्चुअली इधर हुआ क्या है, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी को पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर एडजस्टमेंट कर दिया गया है और कल हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस के तहत 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए यानी 78 रुपीज 72 पैसे कर दिए, जो हम पहले भी आपको और इसी तरह डीजल पे भी 7 रुपए लेवी बढ़ाई गई। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए ये किया गया और इससे पहले गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि शायद ये रिलीफ आवाम तक पहुंचाया जाएगा। इससे पहले वाला जो रिलीफ था वो बिजली के बिलों में एडजस्ट किया गया, बहुत अच्छी बात है, उसकी बहुत बात हुई, उसकी सबने तारीफ भी की। लेकिन अब अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें और कम हो रही हैं कि आपको लेवी 7-8 रुपए बढ़ाना पड़ रही है और ये आवाम को फायदा नहीं पहुंच रहा और उससे आप सड़क बनाने का वादा कर रहे हैं, तो इसकी क्या डिटेल है? सड़क कितने में बनेगी? क्या पेट्रोल की कीमत भी क्या है? और पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ेंगी, जब इजाफा होगा, तो क्या ये लेवी 80 रुपए पे 77 रुपए 78 रुपए बरकरार रहेगी या वापस आएगी? जब इस तरह की लेवी बढ़ जाती है तो कभी वापस आई है? वैसे कभी नहीं। We have seen that in the past as well. इसलिए ये डिसीजन मेकिंग पे कुछ सवाल उठ रहे हैं और डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे साबिक मुशीर हैं वजारत खजाना के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मतलब ये थोड़ा सा हमें मायूब लग रहा है या ये क्रॉस सब्सिडाइजेशन अभी भी इसी तरह हो रही है दुनिया में? तो एक तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगी क्यों थी? ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी इसलिए लगाई गई थी कि पहले जीएसटी होता था पेट्रोल और बाकी डीजल केरोसिन जो चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, पर चूंकि जीएसटी जो है वो शेयर करना पड़ता था प्रोविंसेस से, और आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जब 60% तक नीचे एनएफसी के थ्रू देना शुरू किया तो फेडरल गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस थे वो ड्यूली बहुत वीक हो गए थे। तो हमने एक पीडीएल में मूव किया, ये 10 रुपए से शुरू हुई थी और फिर 70 रुपए तक चली गई, अब मेरे ख्याल है 77 रुपए तक हो गई है। और इसको फंड आईएमएफ के साथ भी यही निगोशिएट हुआ था कि ये बढ़ाएंगे और हम इसको यूज करेंगे टू डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम या इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। सो ये तो एक इसका बैकग्राउंड है कि ये क्यों हमने किया। जो लास्ट टाइम बढ़ाई थी वो ऑब्वियसली हमने यूज की कहाँ पे कि हमने जो रिलीफ देखा ऑन दी एनर्जी प्राइसेस, पर्टिकुलरली ऑन दी इलेक्ट्रिसिटी। मैं जनरली क्रॉस सब्सिडाइजेशन का इसलिए फेवर में नहीं हूँ कि होता यह है कि फिर अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएं दुनिया में, यानी कि डीजल की प्राइसेस बढ़ जाएं या क्रूड की प्राइस ओवरऑल बढ़ जाए, तो फिर आपको वो पास ऑन करते हुए दिक्कत आती है गवर्नमेंट्स को अक्रॉस द वर्ल्ड। ये कोई पाकिस्तान के बारे में बात नहीं है। अब इससे क्या कमा सकते हैं हम? 150 से 250 अरब रुपया सालाना की बुनियाद पर आप कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना यूज होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में, जो अभी रिसेंटली बढ़ी है। अब हम कहाँ से ये करते हैं? हम ऑब्वियसली एक पीएसडीपी है जिससे फंड करते हैं, वो आपको मालूम है इस साल 1100 अरब रुपए है जो हमारी डेवलपमेंट स्पेंडिंग है। पहले ये 1400 थी, अब इसको 1100 कर दिया गया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सड़कें बनाना है, वो यूजुअली तो इससे यूज होता है। दी आई थिंक थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस इज द फॉलोइंग कि एक तो क्रॉस सब्सिडाइज करें, पर पाकिस्तान में जो एनर्जी की प्राइसेस थी वो ज्यादा हैं खित्ते में, बट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो खित्ते में देखी जाएं तो ज्यादा नहीं है, बल्कि कई जगह से कम है। तो आई थिंक अथॉरिटीज ने ये कहा कि कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो इनटेक है वो बढ़ ना जाए और ऑफ टेक कंट्री में ना, इनटेक से मतलब इंपोर्ट ना बढ़ जाए और ऑफ टेक ना बढ़ जाए, और प्राइसेस को एट पैरिटी रखें विद द रीजन। तो उन्होंने ये कॉल जो है की है। अब आई थिंक वी हैव टू यू नो इन अ सेंस, अगर हम थिंक थ्रू करें तो ये जो अभी आपको मैंने आपके सामने रखा है वो है। बट अगर हम ये देखें कि क्रॉस सब्सिडाइज करना चाहिए या नहीं, जनरली इन द एंड क्रॉस सब्सिडी जो होती है जब कीमतें बहुत इंटरनेशनल प्राइसेस पे डिपेंड करती हैं, वो फिर पास ऑन करना आई थिंक स्टेट्स के लिए मुश्किल होता है। सो मे बी वी कैन यूज इट फॉर सम टाइम टिल हमारे पास अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में नीचे हैं, ये लेवी इतने पे बरकरार रहेगी, और जब कीमतें वापस आएंगी, ज़ाहिर है कभी तो वापस आएंगी, ये ऊपर जाएंगी, तो हम फिर इतनी ही इजाफी लेवी के लिए तैयार रहें या फिर एक और सदारती ऑर्डिनेंस एक्सपेक्ट करें और हाँ जी लेवी वापस हो जाएगी जो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बढ़ाई गई है क्योंकि हमें कीमतें कम नहीं करनी।
So think about it like this, right? Let's say कि 15 अरब रुपया आना शुरू हो जाता है, हम let's go with that figure. So अब ये देखना है कि सड़क बनाने की कीमत टोटल कितनी है, उसमें से PSDP का कंपोनेंट कितना है, ये 70% है जो देना है फेडरल गवर्नमेंट ने, 30% आना है प्रोविंस के बजट से जो उनके ADBs हैं, वो क्या है, एनुअल डेवलपमेंट बजट से, वो कंपोनेंट है. अब लेट्स होप कि सड़क बनाने की कॉस्ट और ये अगले 6 महीने में हम कवर कर लेते हैं यहाँ से. फिर अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो लेवी को उठाया जा सकता है या लेवी को कम किया जा सकता है अगर हमने वो रिक्विजिट अमाउंट जो यहां से उठानी है वो उठा ली है. अब इसके लिए तो आप देखें ना, हमें एग्जैक्ट नंबर्स आने चाहिए अथॉरिटी से कि सड़क की जो कॉस्ट है वो ये है, इतनी फंड करना चाह रहे हैं PDL से, ये इतना अरसा इस लेवी को रखेंगे और फिर उठा लेंगे. आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन. सो जो खदशात लोगों के दिलों में और दिमागों में पैदा हुए हैं वो दूर हो जाएंगे और एक क्लैरिटी आ जाएगी. अच्छा डॉक्टर खाकान, ये भी बताएं, हम जो सैलरीड क्लास पूरे की बात कर लें, पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा टैक्सेस और हमेशा उन्हीं पे टैक्स जो है बढ़ाया जाता है, तो उनको तो ये रिलीफ नहीं मिला, तो ये तो मिनी बजट ही कहलाया जाना चाहिए कि इसको कहा जा सकता है मिनी बजट जो अभी की है, क्योंकि अगर जो रिलीफ आपको पास ऑन कर देनी चाहिए थी उससे सड़कें बन रही हैं, इट डज नॉट मेक सेंस, और वो भी सदारती ऑर्डिनेंस के तहत. तो एक तरह से क्रॉस सब्सिडाइज कह दें कर दिया गया है कि एक जो पेट्रोल की कीमत है उसमें से पैसे लेकर, यानी कि वो जो आपको ओवरऑल अमाउंट मिला है कहीं और पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च कर दिया गया है. आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. जहां तक देखिए सैलरी क्लास का ताल्लुक है, मैं बहुत क्लियर हूं, सैलरी नॉन सैलरीड ये दोनों इनकम्स, यानी कि कंसल्टेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और आप जैसे लोग जो डायरेक्ट सैलरी लेते हैं अपने एम्प्लॉयर से और मैन्युफैक्चरिंग पे, इसमें कोई दो आरा नहीं हो सकती कि अगर बजट जो नेक्स्ट आएगा उसमें कट आना ही आना चाहिए. और उसकी सादा वजह यह है कि आप UAE में काम करने जाएं, सिफर रेट है. IMF also has to think कि पाकिस्तान का जो प्रोफेशनल है वो ग्लोबली compete करता है. इट इज नॉट ओनली कि पाकिस्तान के लिहाज से आप उसको देखें. तो ये तो बात बिल्कुल क्लियर हुई. जहां तक ये क्रॉस सब्सिडी का ताल्लुक है, अब ये अथॉरिटीज का एक तरह से इस्तेहकाक है कि वो कोई फंड्स कहीं पे लेवी करके कहीं और यूज करते हैं. ऑफ कोर्स अ लेवी, अ टैक्स, इसको जो भी आप नाम देना चाहें, एक 10 रुपए बढ़ाया गया है टू यूज द फंड समवेयर एल्स. मैं फिर कहता हूं कि उसकी क्लैरिटी अगर दे दी जाए, कितना अरसा यूज करनी है, कितने फंड्स चाहिए हैं, वो 70% में से कितना PSDP डेवलपमेंट बजट से आ रहा है, कितना लेवी से PDL से आ रहा है, कि पता लग जाए ना तो जरा बेहतर हो जाएगा. ये बड़ी सतही सी बात है. और कितने अरसे में वो पैसे इकट्ठे होंगे, फिर ये भी इदराक हो जाएगा, हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी इतने अरसे हम ये लेवी बर्दाश्त करेंगे, तो उसके बाद ये पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और सड़क बन जाएगी. और फिर शायद कहीं और से कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं और सखर टू हैदराबाद भी बन जाए तो क्या ही बात हो जाए. एग्जैक्टली, वो दैट्स अनदर डिस्कशन ऑल टुगेदर. डॉक्टर खाकान जी, बहुत पहले जानी चाहिए थी वो. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. डॉक्टर खाकान, आपने जरा हमें समझाया जो हमें चीज समझ आ ही रही है एक्चुअली हुआ किस तरह और क्यों. मतलब सैलरी क्लास के टैक्सेस की बात कर रहे थे, जाहिर है कि मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की सतह के तकरीबन सैलरी क्लास पे टैक्स हैं, और लेकिन बाकी जो सहूलियात हैं उसका भी हम वैसे कोई और कंपैरिजन दे सकते हैं, लेकिन वो हम अपने आप से ही करेंगे. ये मामला जो है ना वो शदीद बेनज़मी का शिकार हैं और इस वक्त हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है, क्योंकि सिंध हुकूमत इंटरबोर्ड के लिए कोई मुस्तकिल चेयरमैन नहीं मिल रहा उनको. ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है. और ग्रेस मार्क्स भी उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो हैं वो ग्रेस मार्क्स भी दे देंगे, विच आई फील दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स कि उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पास हों, वरना और कोई जस्टिफिकेशन नहीं नज़र आ रही. चेयरमैन इंटरबोर्ड कराची तैनात किया गया था, लेकिन उन्होंने चार्ज लेने से माजरत कर ली. अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये भी हम अपने साथियों से जानेंगे. इससे पहले चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह को चेयरमैन इंटरबोर्ड का इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा था. 28 अप्रैल से 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात शुरू होने वाले हैं, लेकिन इंटरबोर्ड के चेयरमैन की तलाश नहीं खत्म हो रही है. ऐसी तलाश है जैसे वो गुम गए हों, तो उनको ढूंढा जा रहा है, वरना तो कोई ऑप्शंस हो जानी चाहिए थी. अब तक बात करेंगे राना जावेद से, जो कि नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ ही बैठे हुए हैं. अच्छा ये बताएं कि ये क्या हो रहा है अभी तक चेयरमैन, मतलब कैसे हो सकता है कि कोई चेयरमैन कोई क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, या क्योंकि ये पोस्ट कोई लेना नहीं चाह रहा? नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत सारे उम्मीदवार जब हुकूमत ने इश्तिहार जारी किया तो बहुत सारे उम्मीदवार थे जिन्होंने अप्लाई किया और एक बड़ा तवील प्रोसेस था.
लेकिन बदकिस्मती के जो पहले नंबर पर आए थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर वसीम साहब, उन्होंने ऑफर लेटर मिलने से पहले ही माजरत कर ली। उनके तो बाद उन्होंने अप्लाई क्यों किया था? अप्लाई क्यों किया, यस। और फिर दूसरे थे मिसबा तनियो साहब, उन्होंने को ऑफ़र लेटर जब मिल गया तो ऑफ़र लेटर के बाद उन्होंने, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने सेक्रेटरी बोर्ड को फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछा कि सैलरी कितनी है। सैलरी पूछी, दीगर अलाउंसेस पूछे, दीगर मराद पूछी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ चाहिए ताकि मैं फैसला कर सकूँ कि मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वो ज़्यादा बेहतर है या इंटर बोर्ड बेहतर है। तो 2 दिन बाद उन्हें फिर माजरत कर ली, उनको शायद जो जहाँ वो जॉब कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर पैकेज लगा। लेकिन सेक्रेटरी जो बोर्ड यूनिवर्सिटी होती है और दीगर हमारी बात, उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा काम नहीं हुआ कि उनको पहले ही अप्लाई करने से पहले सोचना चाहिए था। तो ये तनख्वाह और मराद पहले ऑफर नहीं होती है, तकरीबन अंदाज़ा होता है कि 20 ग्रेड का ऑफिसर से कितनी सैलरी होगी और क्या बिल्कुल एक स्केल होता है, उसके हिसाब से होता है। तो बस वो एक पूरा बड़ा तवील प्रोसेस था। तकरीबन 5-6 साल से कराची समेत सिंध के किसी तालीम बोर्ड में मुस्तकिल चेयरमैन नहीं थे। एक तवील प्रोसेस हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो ये तो कराची का हुआ, हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन ने चार्ज लेने के बाद माजरत कर ली। क्यों भाई? उनका भी ये इशू है कि मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहाँ शायद अच्छी सैलरी। तो ये फिर अगर इनको 5 साल से अगर चेयरमैन कोई नहीं है और ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो फिर अपने पर्क्स जरा बढ़ाएं और क्वालिफाइड लोगों को लाएं। ग्रेड के हिसाब से होते हैं ना, नहीं ग्रेड के स्केल होता है जो मतलब 19 ग्रेड 20 ग्रेड के हिसाब से सैलरीज होती हैं और दीगर अलाउंसेस। अच्छा ये भी बताएं, अगर आप 5 साल से ये कुर्सियां खाली हैं, ये पोस्ट सारी खाली हैं, तो जो लास्ट गए होंगे तो इतना अरसा क्यों लग गया? फौरन से करना चाहिए था। कुछ हुकूमती अभी जो यूनिवर्सिटीज़ वाला एक जो एक कानून बना ना कि कोई भी ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर बन सकता है, तो जब हुकूमत जल्दबाजी में कोई कानून बनाती है तो उसमें कुछ सिकम बाकी रह जाती हैं, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं कुछ अनासिर। तो जब यूनिवर्सिटी जब हुकूमत सिंध जब उन्होंने चेयरमैन तैनात करने की कोशिश की, खुद हुकूमत सिंध की कुछ नाअहली कह लें, अदम दिलचस्पी कह लें, वो भी एक रीज़न था। और दूसरा जो है, जो लोग नहीं चाहते थे कि बोर्ड्स में मुस्तकिल चेयरमैन आए ताकि उनका वो काम ख़राब हो, तो वो कोर्ट चले जाते थे और कोर्ट भी हर बार स्टे ऑर्डर करती थी। तो 5-6 साल तो अभी भी ये हुआ कि जब ये चेयरमैन फाइनल हो गए थे तो उसके बाद भी एक स्टे मिल गया। स्टे मिलने के बाद उसकी 2 हेयरिंग हुई, तो एक लम्हे के लिए कोर्ट ने कहा कि जी आप जो है फ़ौरन आप जो है ना चेयरमैन अपॉइंट कर लें। तो हुकूमत सिंध ने फ़ौरन इन सबको भेजा कि आप आज ही जाके चार्ज ले लें, इससे पहले कल कोई शख्स दोबारा कोर्ट में चला जाए। तो जितने चेयरमैन थे उन्होंने जाके फ़ौरन चार्ज संभाला और 2 ने माजरत कर ली। और अब इस वक्त लेकिन कल कैबिनेट की मीटिंग हुई है तो ग्रेस मार्क्स वाला एक बड़ा इशू था। हाँ, ये 20% नंबर्स किन को मिलेंगे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को? अब जो कमेटी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, लेकिन एक किस्म की इसको कहें कि ये ज़्यादती है पढ़ने वाले बच्चों के साथ। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो जिस बच्चे के जितने कम नंबर हैं उसे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। बिल्कुल। और जिस शख्स ने अगर मैंने कॉपी खाली छोड़ दी है तो मुझे किस चीज़ की 20 नंबर मिलने चाहिए? ये आपने सबको एक बराबर कर दिया है। मतलब मैंने अगर 3 सवाल किए, एक बच्चे ने 5 सवाल करके पास हुआ है, तो 20% नंबर मिलेंगे तो वो बराबर हो जाएंगे। उसूली तौर पर तो ये ग्रेस मार्क से पास होने वाला निज़ाम ही हमारे निज़ाम तालीम की तनज़्ज़ुली की मिसाल है। मुँह बोलता सबूत है कि मतलब हमारे बच्चे, हमारे जो कौम का मुस्तकबिल हैं, वो ग्रेस मार्क्स के ऊपर पास होंगे। नहीं, ग्रेस मार्क्स कुछ और होते हैं, पासिंग मार्क्स हैं। पासिंग मार्क्स तो 35 होते हैं, मुख्तलिफ में 40 होते हैं। और उसके बाद हम 20%। नहीं, अभी जितने मतलब मुझे अगर मिले हैं किस सब्जेक्ट में 10 नंबर, ये फेल होने वालों को मिल रहे हैं या पास वालों को मिल रहे हैं? अगर मुझे 10 नंबर मिले हैं तो मुझे अब 20% ग्रेस मार्क मिलेंगे। आपके 85% है, आपको भी 20% मिलेंगे, लेकिन आपके 85 पे जाके वो 3 नंबर बनेंगे। और मैं 10 नंबर मैंने लिए तो मेरे वो बन रहे हैं 20 नंबर। नहीं तो 20% पे 85 के 20% नहीं, परसेंटेज जो फॉर्मूला डिसाइड हुआ उसके मुताबिक रिवर्स होगा। यस, के जितने कम नंबर है उसको उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन अब कल जाके कैबिनेट से उसकी मंजूरी हुई है, अब आज शायद उसका नोटिफिकेशन होगा। अब टाइम कम है, 28 अप्रैल को एग्जाम है। मैंने एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ है। अब मुझे नहीं पता था कि मैं ग्रेस मार्क कब मिलेंगे। अब मुझे अभी तक कन्फ्यूजन में बच्चा कि आया मुझे जो एग्जाम देना है कि नहीं देना है, क्योंकि 28 को पेपर है, टाइम कम बचा है, ग्रेस मार्क कैसे देंगे? थैंक यू। मतलब सप्ली वाले जो पेपर ऑल द टाइम ब्रेक लेनी है लोगों। देखिए ये बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का मामला है एंड ग्रेस मार्क्स वाला तो बहुत ही इशू है। थैंक यू राना जावेद। और ओके, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रिकेट, PSL, HPL PSL अ लिटिल बिट मोर, क्योंकि कल ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ जिसमें लाहौर कलंदर जो है इट बीट कराची किंग्स। राशिद लतीफ़ साबिक कप्तान हमारे साथ हैं। राशिद भाई क्या हाल है आपका? राशिद भाई, कलंदर्स बमुकाबला किंग्स PSL का सबसे बड़ा मुकाबला होता है, मगर इस मैच में तो साफ नज़र आया कि मुकाबला यकतरफा ही रहा। तो कलंदर्स ने जी किसी मौके पर किंग्स को हिलने नहीं दिया। यू कुड एक्चुअली टेल, जब आप मैच देख रहे होंगे, तो किंग्स ने सबसे बड़ी गलती आपके ख्याल में कहाँ की? मेरे ख्याल से फखर जमान बड़ी समझदारी से खेल रहे हैं और डैरल मिचेल, वो पिछले मैच में भी देखे, उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप की और अच्छी पार्टनरशिप बनती है, लगती है तो बड़ा टोटल 200 प्लस 200 तक हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा टोटल होता है अगर आपकी बॉलिंग अच्छी है। तो आज में मेरे ख्याल से फखर ने 75 या 76 किए और साथ में
मिचेल ने भी 75 रन किए हैं, तो वो बहुत अच्छे टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि वो मोमेंटम एक बन गया 200। फिर उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट आए इसके अंदर। फिर आपने देखा होगा कि क्या जबरदस्त बॉलिंग की है शाहीन ने, फिर उसके बाद रिशाद ने जो बॉलिंग की है। शुरू के 2 जब आउट हो गए तो आप समझें कि मैच काफी हद तक चला गया था, कलंदर्स के हाथ में चला गया था। और कराची किंग्स पहले ही शुरू में ही मैं समझता हूँ वार्नर आउट हुए, टिम सैवर्ट आउट हुए, जेम्स लिंच आउट हुए, शान मसूद आउट हुए, आउट ही होते चले गए। तो वहां पे बहुत फर्क पड़ गया। शाहीन बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं लास्ट 2 गेम में, 3 विकेट उन्होंने अभी तक लिए हैं। और फिर रिशाद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बांग्लादेश की जो राइट हमला जिससे लगा 3 विकेट उन्होंने ली। वजह यही है कि राजस्थान उम्मीद कर रहे थे लाहौर कलंदर वाले, और उनकी जगह इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और ऑल टुगेदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही लाहौर कलंदर की, और बैक टू बैक 2 मैचेस जीते। मार्जिन ऑफ डिफीट बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। इस PSL में चेंज करने वाले को मासूवाई 1 या 2 मैच करें, 200 रन करें, और फिर डिफीट 80 रन, 79 रन, 102 रन, और इसमें भी देखने बड़ी डिफीट। तो आप ये कह सकते हैं कि वेदर चेंज हुआ, हीट ज्यादा आई, ड्यू फैक्टर कम हुआ, तो अपोजिट हो गया। लास्ट टाइम या उससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा विंटर होती थी फरवरी मार्च में, उसमें बहुत रन चेयर होते थे, हर मैच चेयर हो जाता था ड्यू फैक्टर की वजह से। तो इस मैच में इंटरेस्टिंग चीज ये नजर आ रही है कि चेयर नहीं हो पा रहे, अब तो होना शुरू होंगे। भाई किंग्स की टीम बड़ी तब्दीलियों के बाद इस टूर्नामेंट में आई है और एक बड़ा खिलाड़ी कप्तान है उनका। सर्टनली 2 मैचेस के बाद आपको लग रहा है कि वार्नर इस टीम के टॉप 4 में ले जाने में इनको कामयाब हो जाएंगे, खासतौर पर जो अब तक उनकी कारकर्दगी रही है। कल तो सिर्फ 0 पर चलते बने, उसके बाद ये किंग्स का थोड़ा सा लग रहा है कि तीनों अच्छे बैटर जो है ना, इनके फॉरनर जो प्लेयर हैं, वो डेविड वार्नर, टिम सैवर्ट और जेम्स लिंच, इन्हीं के ऊपर है पूरा। देखिए नीचे आते हैं शायद मसूद, इरफान है, खुशदिल है, तो इन 3 के ऊपर बहुत ज्यादा है, आप डिपेंड कर सकते हैं। और फिर मिलने को खिला रहे हैं, ये 4 ओवरसीज खेल सकते हैं। नबी को मौका मिलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन 4 ओवरसीज खिलाने हैं तो थोड़ा फंस गए ये लोग। टीम अच्छी है इनकी, लेकिन तीनों के तीनों पे डिपेंड कर रहे हैं। डेविड वार्नर, सैफर्ट एंड विंच इन बैटिंग में इन्हीं के ऊपर है। अगर ये नहीं करते तो फिर कराची किंग को ट्रबल तो होगी। मिडिल ऑर्डर में लोकल जो हैं इनके पास, लेकिन इरफान भी बहुत तजर्बा नहीं रखते। खुशदिल एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि थोड़ा मुलायमत कर सकते हैं। इनको जरूरी है कि टॉप के 3 परफॉर्म करेंगे तो ये सुपर 8 में जाएंगी, सुपर 1 में जगह प्लेज ऑफ में जाएंगी। बहुत शुक्रिया राशिद भाई। देयर इज अ लॉट ऑफ मेहनत करेंगे तो ले जाएंगे। हाँ अच्छा जी, आपको ये दिस इज रियली गुड। खवातीन के खिलाफ तेजाब गर्दी की रोकथाम के लिए पंजाब एसेट कंट्रोल एक्ट लाया गया है। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए दाखिला ने पंजाब एसेट कंट्रोल एक्ट 2025 के ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी है और नए कानून में बगैर लाइसेंस तेजाब की फरोख्त नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दिया गया है, जबकि तेजाब गर्दी से मुतासरा अफराद को मुआवजा भी दिया जाएगा। सूबे में तेजाब की गैर कानूनी फरोख्त पर 3 साल कैद, 5 लाख जुर्माना होगा, 10 साल कैद और 15 लाख जुर्माना होना चाहिए इस चीज़ पे, बट एनीवे बिल की एक शिक के मुताबिक लाइसेंस रखने के बावजूद अगर तेजाब की फरोख्त में लापरवाही साबित हुई तो 2 से 5 साल कैद और 2 से 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। तेजाब गर्दी के वाक़यात पूरे मुल्क में रिपोर्ट होते रहते हैं, जिनका ज़्यादातर निशाना खवातीन ही बनती हैं। पंजाब की बात करें तो पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक गुज़श्ता साल सूबे में खवातीन पर तेजाब फेंकने के 92 मुकदमा दर्ज हुए हैं। कंट्रोल एक्ट का बिल रुकने पंजाब असेंबली हिना परवेज भट्ट की जानिब से पेश किया गया था और हिना परवेज भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। हिना, क्या हाल है आपका? हिना, हम ये तो नहीं पूछेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत है, लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपेंड रिसेंटली, आपके सामने ऐसा क्या आया था कि आपने ये एक्शन लिया? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैंने पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ज्वाइन किया है सिंस द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स और मैं हमेशा से विक्टिम्स को ख़ुद मिलने जाती हूँ और रिसेंटली ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ मैं गई और बहुत सी ख़वातीन का चेहरा, उनकी आंखें, उनकी बॉडीज़ ख़राब कर दी गई तेज़ाब फेंकने पे।
और वो यूजुअली ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मर्द होते हैं कि अगर औरत ने शादी से इनकार कर दिया है, अगर फियांसे है और उसने लड़की ने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी, या कोई ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें लड़की बाद में नहीं मानी, तो उनको ये बदला लगा कि वो उसके मुंह पे तेज़ाब फेंक दें और तेज़ाब से बच्ची का मुंह ख़राब कर ना। बल्कि मैं तो यहाँ मैं आपकी बात में ऐड करूंगी कि ये तो फिर भी आप मंगेतर और ये कर रही हैं जहाँ कोई रिलेशन भी ना हो, लेकिन अगर लड़की एडवांसेस भी कबूल ना करे किसी गैर मर्द के भी, तो वो भी इनफ होता है उनके लिए तेज़ाब फेंकना। Anyway, please go on. पर मोस्टली मैं रिसेंटली बिकॉज मेरे जिस दिन से मैंने PWPA ज्वाइन किया है, आई हैव ट्राइड कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में विक्टिम्स को खुद जाके मिलूं। जब आप खुद विक्टिम्स को खुद जाके मिलते हो तो आपको उनका एहसास और एम्पैथी ज़्यादा होती है। और मैं जब मिल रही थी विक्टिम्स को, बहुत सी ऐसी ख़वातीन जिनके मुंह पे तेज़ाब फेंक के उनकी चेहरा ख़राब कर दिया, उनकी आंखें ख़राब कर दी। एक ऐसी बहुत बच्ची मैं मुल्तान में मिलने गई जिसके ऊपर इतना एसिड फेंका कि वो बच्ची अपनी उससे जान लूज़ कर दी। सो obviously then I knew that we need to have a bill जिसमें सेल के ऊपर रेगुलेशन हो, सेल एंड परचेज पे। तो फिर आई स्टार्टेड फॉर्मुलेशन दिस बिल, और इसमें होम डिपार्टमेंट ने भी, लॉ डिपार्टमेंट में ने भी जो बहुत हेल्प किया। जितने लूप होल्स थे हमने उनको जो है ट्राई टू एड्रेस किया। इसमें बेसिकली रूट कॉज को एड्रेस किया गया है कि अगर जो तेज़ाब है उसको बेचना और उसको ख़रीदने को रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि अभी इससे पहले कि जो भी जाता है, जितना भी मर्जी तेज़ाब ख़रीदता है, वो तेज़ाब इतने कम अमाउंट में दस्तयाब होता है, और कोई भी बंदा बदले की सूरत में किसी औरत के मुंह पे तेज़ाब फेंकता है, और उस बच्ची और औरत का जो उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो उसके बाद उसकी शक्ल ख़राब हो जाती है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जान चली जाती है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मतलब बहुत सी लड़कियां तो मर जाती हैं इसी सारे, मतलब दे कुड नॉट टेक इट, और फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है एब्सोल्युटली, बिकॉज तेज़ाब से शक्ल या जिस्म ये सब कुछ नहीं, ये स्पिरिट को तोड़ने वाली बात है कि आपकी स्पिरिट टूट जाए, कि उसके बाद आप जिंदा तो हैं लेकिन उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, यू कांट। तो ये एक्चुअली मेरा ख्याल है ज़्यादा। इससे पहले हमने तेज़ाब गर्दी के लिए भी कानून साजी हुई, आपको पता है शर्मीन उबैद की वो डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसके बाद बहुत बात हुई, और अब आपने एसिड की सेलिंग एंड परचेजिंग के लिए भी कानून साजी की है। असल मसला आता है इम्प्लीमेंटेशन का, कि इम्प्लीमेंटेशन में कोताही होती है, जिसकी वजह कवानीन तो बहुत बन जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, कवानीन होना ज़रूरी हैं सर्टनली, इम्प्लीमेंटेशन कैसे यकीनी बनाया जाए इन चीज़ों पे? बिल्कुल, आई एग्री विद योर व्हाट यू सेड। 2016 में पहला कानून आया था, पंजाब प्रोटेक्शन अगेंस्ट विमेन अगेंस्ट वायलेंस। तो वो 2016 में कानून तो आया, 2017 में अथॉरिटी बनी, लेकिन उसके बाद जैसे हुकूमत चेंज हुई उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई। अब दोबारा जब विद मरियम नवाज शरीफ कमिंग एज अ CM पंजाब, उन्होंने दोबारा PWPA को, पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को एक्टिव किया। उसके बाद मैंने मेक श्योर किया कि जितनी भी ख़वातीन हों उनको हम विक्टिम्स को मिलें और एक प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप करें जिसमें अंडर वन रूफ ख़वातीन अगर आती है तो उसको FIR से लेके जस्टिस सिस्टम तक, रिहैबिलिटेशन तक सारी फैसिलिटीज़ को एक्सेस मिले। लेकिन अभी भी जिस तरह आपने कहा कि कानून एग्जिस्ट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन वीक होती है, बिल्कुल आई थिंक कि हमें सख्त से सख्त सज़ाएं देनी चाहिए, हमें फॉलो अप करना चाहिए। मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब से मैं इस अथॉरिटी में आई हूं तो पुलिस इज़ डूइंग इनक्रेडिबल जॉब। जब भी किसी भी बच्ची की FIR की ज़रूरत होती है तो एक तो सबसे पहले 15 का सिस्टम कॉल का इंट्रोड्यूस हुआ है, उस पर 15 पे आप कॉल करते हो, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन पे इमीडिएटली आपकी कॉल जो है ट्रांसफ़र होती है, पुलिस
एक्शन लेती है, FIR होती है। और मैंने तो अब ये किया कि अपने इदारे को प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ भी MOU साइन किया है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, केस मजबूत नहीं होते, जमानतें हो जाती हैं। अच्छा, एक और भी बड़ा इशू होता है जिस पे ऑब्वियसली आप नज़र भी डाल सकती हैं और जोर भी डाल सकती हैं, है ना, कि जब ये ऐसे विक्टिम्स जो हैं ये अस्पतालों में पहुंचते हैं, और ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाउन्स, तो अस्पताल वाले भी बड़ा डिले कर देते हैं सारे प्रोसेस को, ट्रीटमेंट को डिले कर देते हैं। इतना पेपर वर्क होता है, पुलिस कार्रवाई होती है कि वो जो उस वक्त टाइमली उनको ट्रीटमेंट चाहिए होती है वो मिलती नहीं है फॉर दिस वेरी रीजन। तो उनको भी कोई इंस्ट्रक्शंस हैं? बिल्कुल, देखिए सैडली एक तो ये बहुत बात थी कि कुछ यूनिट सिर्फ मुल्तान में एग्जिस्ट करते हैं, बर्न यूनिट, और कुछ स्पेसिफिक अच्छे बर्न यूनिट्स बहुत कम जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम ये कोशिश करेंगे कि हर 36 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा एक अच्छा बर्न यूनिट जो हो वो एक्सिड विक्टिम्स के लिए मौजूद हो। इसके बाद बिल्कुल रेप केसेस में भी बहुत से ऐसे होता है कि छोटी छोटी बच्चियाँ अगर रेप से गुजरती हैं तो वहाँ उनको हॉस्पिटल्स ही कई दफ़ा उनको नहीं ले रहे होते क्योंकि उनको FIR का प्रोसेस, ए प्रोसेस, तो इसमें ज़रूर हम इस पे काम कर रहे हैं। जिस तरह 15 पे कॉल किसी भी औरत को कोई भी कॉल हो, her FIR should be done immediately. Similarly, the hospitals को हम ये दे रहे हैं कि कोई भी एसिड विक्टिम का केस हो या खुदा न खास्ता रेप का केस हो या और कोई ऐसे ख़वातीन पे वायलेंस का केस हो तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में बच्चियों को रखना चाहिए। And Hina, if we may add कि क्योंकि हॉस्पिटल अपना काम जल्दी से शुरू कर दे और जो परपेट्रेटर है जिसने वो तेज़ाब फेंका है या फिर जो भी क्राइम किया है पुलिस उस पर फौरी काम करे, क्योंकि अक्सर विक्टिम को इतनी बुरी तरह कर दिया होता है कि उनको अपनी ट्रीटमेंट में इतनी देर लग जाती है कि वहाँ जो परपेट्रेटर है उसको भागने का मौका मिल गया। तो दोनों चीज़ें नीड टू बी डन साइमल्टेनियसली। मैं आपको रिसेंटली बताऊं कि मैं मेयो हॉस्पिटल गई और वहाँ एक बच्ची थी जिसका मुंह और उसकी दोनों आंखें तेज़ाब से ख़राब कर दी गई। और मैं जब आई वेंट टू मीट हर तो उसकी नज़र भी ख़राब होगी। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटे आपके साथ क्या हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि मैंने ख़ुद अपने मुंह पे तेज़ाब फेंक लिया। हालांकि वो सेफ सिटी की रिकॉर्डिंग में आया था कि वो 2 लड़कों ने उसके मुंह पे तेज़ाब फेंका। लेकिन इतना sometimes the victims are so scared. Yeah, she had 2 kids, so she was so scared that so इसीलिए हमने ये चीज़ें की हैं कि इसमें हम स्टेट जो है वो एक्शन लेगी और इसको अच्छा राजीनामे भी होते हैं, आपको पता है। अब हमने वो तो कर दिया कि हम जो गैरत के नाम पर कत्ल किए जाते हैं, झूठी गैरत के नाम पर, उसमें राजीनामा नहीं हो सकेगा और स्टेट जो है वो एक फरीक बनेगी। तो क्या हम ये एसिड केसेस, एसिड थ्रोइंग केसेस में भी ये कर सकते हैं कि हाँ जी अगर राजीनामा हो भी गया तो स्टेट इन केसेस को परसू कर सकती है? दूसरा ये कि जमानतों वाला बड़ा इशू है, इतनी कच्ची दफात दर्ज होती हैं FIRों में कि अगले दिन जमानत हुई भी होती है। बिल्कुल, सबसे पहले कि जब तक आपका जस्टिस सिस्टम कोर्ट से स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा तब तक जो इंसाफ है वो ट्रिकल डाउन नहीं होएगा। हमारे पास बहुत सी ऐसी बच्चियां आती हैं जो रेप से गुजरती हैं, बहुत डोमेस्टिक वायलेंस से गुजरती हैं, एसिड अटैक से गुजरती हैं, लेकिन उनको अभी तक जस्टिस सिस्टम में यकीन नहीं है। तो ये तो हम इंश्योर करेंगे। नंबर 1 हमने PWPA ने MOU साइन किया प्रोसिक्यूटर जनरल तक भी कि हमने मेक श्योर करना है कि किसी भी बच्ची के साथ जो इंसाफ है उसको हम 100% दें। इनको ये वाला भी जो ऑफेंस है एसिड थ्रोइंग का, और ये लाइसेंस बगैर लाइसेंस अगर आप एसिड सेल करो तो ये भी नॉन पेलेबल ऑफेंस होएगा। सो स्ट्रिक्टर एक्शंस की ज़रूरत है, वेरी स्ट्रिक्ट टेस्ट केसेस, एग्जांपल्स, पनिशमेंट की, और बहुत सी और भी हमारे माशरे में इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि बच्चियां अभी तक रिपोर्ट नहीं करती, दे सो स्केयर्ड। रेप की बहुत से पेरेंट्स हैं जो कहते हैं हमारी बच्ची की इज़्ज़त ख़राब हो गई है और हमने रेप का केस नहीं जो है उसको रिपोर्ट करना। तो आई थिंक इसमें ओवरऑल बहुत टैबू एग्जिस्ट करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि जो मर्द हैं उनका ईगो होता है, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि अगर एक औरत है
औरत को अपनी पोजीशन समझा जाता है, और उस औरत ने आपकी बात नहीं मानी या उसने आपसे इनकार कर दिया तो वो ईगो इशू आ जाता है, और इस ईगो और रिवेंज के तौर पे उसने औरत के ऊपर मुंह पे अताज़ाब फेंका। और ये बहुत से बंदे औरतों को रिलेशनशिप में कंट्रोल करने के लिए भी, डराने धमकाने के लिए भी कहते हैं कि हम तुम्हारा मुंह जो है तजाब। अच्छा है ना, फाइनली एक और चीज़ जिस पे हम आपका एक ओपिनियन चाहते हैं, ये लेजिस्लेशन एंड ऑल वेरी गुड, एयर टाइट लेजिस्लेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूट कॉज को भी तो कुछ एलिमिनेट करना है। मतलब ये जो माइंडसेट है जो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल किसी ने तुम्हें रिफ्यूज़ किया, जाओ उसको तबाह कर दो, बेसिकली बस कत्ल नहीं ना करना, ऑलमोस्ट कत्ल कर देना, तेज़ाब फेंकना, और उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल यही होती है। तो उस माइंडसेट को बदलने के लिए कोई बातचीत, कोई कॉन्वर्सेशन, शायद मस्जिदों में जाके इमाम से बात करना, कोई अपने वहाँ कोई गैदरिंग हो लोगों की, ऐसे स्कूलों में बहुत एवेन्यूज़ हैं, लेकिन इस पे काम होना पड़ेगा तो होगा। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक करूंगी कि जियो ने अपने मॉर्निंग शो में इतना इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट किया। दिस इज़ वन पार्ट ऑफ अवेयरनेस। सिमिलरली वी शुड ऐड दीज थिंग्स इन द करिकुलम कि ख़वातीन को इज़्ज़त देना, या जो माएँ हैं अपने बच्चों को जब ब्रॉटअप करती हैं तो सिर्फ बच्चियों को शर्म हया नहीं सिखाएं, बेटों को भी सिखाएं कि रिस्पेक्ट करना, ऑनर करना, औरत को अपना पोसेशन ना समझें, औरत को अपनी मलकियत ना समझें, बल्कि औरतों को इज़्ज़त रिस्पेक्ट दें। उनके पास भी एक आइडेंटिटी है अपनी डिसीजन मेकिंग की, पहली चीज़। दूसरी बात, तालीम करिकुलम में भी आपको बच्चियों को बताना पड़ता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, आपको अपना स्टैंड लेना ज़रूरी है, और लड़कों को भी बताएं कि कहाँ ख़वातीन की रिस्पेक्ट ज़रूरी है। इसके बाद आपकी माएँ जो हैं सबसे ज़्यादा तालीम कर सकती हैं। घर से जो तालीम आपको मिलती है कि ख़वातीन को कैसे ट्रीट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अवेयरनेस थ्रू टीवी शोज़, अवेयरनेस, हम भी अवेयरनेस की एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। ओवरऑल अवेयरनेस, मैं बड़ी खुश हुई हूँ कि कल ये मैंने कानून स्टैंडिंग कमेटी से पास हुआ तो सब चैनल्स ने इसको सब लोगों ने इसको इतनी अच्छी तरह उठाया, बिकॉज आई थिंक कि इसकी अवेयरनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सख्त सज़ाएँ, बहुत टेस्ट केस एग्जाम्पल्स, ऐसे लोगों को पता हो कि हम इससे बच नहीं पाएंगे वाला यकीन हो। We need to make some examples out of it। डिटरेंस क्रिएट होता है। बहुत शुक्रिया आपका है ना परवेज भट्ट साहिबा, थैंक यू फॉर योर टाइम। जी, आपको याद है ना कराची के इलाके कुरंगी क्रीक में 17 रोज बाद खुद ही बुझने वाली आग को अब दोबारा भड़का दिया गया है, और ये काम हिफाजती नुक्ता नज़री के तहत जो है वो फिजा में गैस का अखराज रोकने के लिए किया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे ये बात है, और हुकाम के मुताबिक गैस माहिरीन की निगरानी में महफूज तरीके से लगाई गई। कल सुबह आग अचानक बुझ गई थी, और वो बुझ भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गई थी, जो कि अभी हमें समझाया भी जा रहा था, और गैस का अखराज जो है वो जारी था, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल रही थी। ये पूरा बम बन सकता था। मतलब आप सोचें कि चूल्हे से अगर गैस निकलती रहे और अचानक फिर कोई तीली फेंके उस पर, तो क्या होता है, सब जल जाते हैं, नुकसान होता है। इसी तरह की सूरत हाल बन सकती थी, इसलिए फैसला किया गया कि आग दोबारा लगा दी जाएगी। 17 रोज से जो आग जल रही थी, जिसका पहले दिन से ही इंतजार था कि ये कितना जखीरा होगा। अली इमरान सैयद हमारे साथ हमारे साथी हैं, और हिमान साहब हैं, चीफ फायर ऑफिसर हैं हमारे साथ कराची के, और दोनों से मालूम करेंगे। ज़ाहिर है पहले अली इमरान से जानेंगे। अली इमरान, ये आग उसी तरह जल रही है जिस तरह पहले जल रही थी। अब बताइएगा कि इज़ एनीबडी टेकिंग इट सीरियसली कि ये मालूम हो सके कि ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, ये कौन सी गैसेस हैं। एक ब्रेकअप आया था, ज़ाहिर है उसमें ऐसे नाम बताए जा रहे थे जिसमें जो एक आम आदमी की इस्तिलाह नहीं है। क्या किया जा रहा है हुकूमती सतह पे? NFI में ऐड ये ज़ख़ीरा कितना बड़ा था, 17 दिनों से तो जल ही रहा है, तो काफी बड़ा तो होएगा उसी नौयत का। जी बताएं अली इमरान। जी बिल्कुल, ये विजुअल्स तो आपके पास एक्सक्लूसिव चल रहे होंगे कि जिस तरह मशल ओलंपिक्स में लेके जाते हैं, उसी तरह एक मशल जो फेंकी है PPL के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने दोबारा भड़की आग। तो ये बड़ा ही अनयूजुअल सा जो है वो विजुअल्स थे जो कि स्क्रीन पे चल रहे होंगे। दूसरी ये बात कि कौन सी गैस, तो देखिए
जो कल भी हमारी बात हुई, पहले भी हमने ब्रेक की थी कि H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो एक मखसूस क्वांटिटी में आइडेंटिफाई हुई थी ओवर द सरफेस ऑफ जो पानी उबल रहा था उसके ऊपर। और यकीनन ये गैस जो है वो अगर ज्यादा क्वांटिटीज में ले ली जाए तो आपकी सूंघने की सलाहियत डैमेज कर सकती है और आगे भी नुकसान हो सकते हैं अगर ये ज्यादा इनहेल कर दी जाए। साथ में CH4 यानी जो आपके घरों में आती है गैस, उसके भी ट्रेसेस जो है वो इन्होंने अंदाजा लगाया था, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी जो लैब एनालिसिस, बट ये है कि वो प्रोसेस अभी जारी है। कल हमने यही पूछने की कोशिश की ब्रीफिंग में जो PPL हुकाम और दीगर दे रहे थे कि आया ये कोई लैब टेस्ट इसके हो पाए हैं, तो अभी तक लैब टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है, लैब बेस जो है वो उन्होंने हमें अपडेट नहीं किया है। अब इसको दोबारा यकीनन जला दिया गया है, उसकी वजह यह है कि ये कंस्ट्रक्शन साइट है, आगे कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर होनी है। और जो जियोग्राफी है इस इलाके की 93-94 में पूरे कराची का सर्वे हुआ था साइस्मिक, तो उसमें कराची में कोई बहुत बड़े जखीरे तेलो गैस का नहीं मालूम चला था। साथ ही एक जो करीबी रिफाइनरी है वहां पे 2-3 साल पहले आग लगी थी इसी तरह की ड्रिलिंग करते हुए, लेकिन फिर वो 3 हफ्ते बाद खुद बुझ गई थी। तो मोस्ट चांसेस ये है कि एक लिमिटेड एक शैलो गैस का ये कोई जखीरा है जिसको कि बर्न आउट कर दिया जाए तो हिफाजती तौर पे बेहतर रहेगा, ताकि यही तो सारा सवाल है कि ये बर्न आउट किया किस तरह जाएगा। इतने आधा महीना हो गया उससे ज्यादा कि ये चल रही है आग, और ये भी बड़ी अजीब बात है कि इसको आइडेंटिफाई भी ना अभी तक किया जा सके कि ये एग्जैक्टली हाइड्रोजन सल्फाइड है। और अली इमरान थैंक यू जी, थैंक यू। जब ये बुझ गई थी उस वक्त ये बेस्ट चांस था कि करीब जाके कोई सैंपल लेते, जो माहिरीन है PPL के COO कल ब्रीफ कर रहे थे, तो यकीनन गैस का सैंपल उस वक्त जरूर लिया जा सकता था क्योंकि गैस आग नहीं जल रही थी, यू कुड गो नियर टू इट इन एनी वे, टेक सैंपल ऑफ द गैस, लेकिन वो नहीं किया गया गालिबन। जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान। सैयद हुमायूं खान साहब चीफ फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, जब आप लोगों को पहला मिली ये आग लग गई है, आप लोगों ने कोशिश भी की आग बुझ जाए, शुरू में तो डर नहीं हो पाया था ना, ये अपनी नौयत का पहला वाक़या है शहर में? अपनी नौयत का पहला वाक़या है, और जब ये आग का हमें इत्तला मिली है तो हमने फौरी तौर पर गाड़ियाँ मूव की हैं वहाँ पर, लेकिन हमारी हिकमत अमली में आग बुझाना नहीं था क्योंकि गैसेस की आग कभी भी मकसद या तो स्विच से ऑफ़ की जाती हैं या उसके लिए बेहतर हिकमत अमली बनाई जाती है। तहम फिर भी जो अपना वहाँ पर फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, लेकिन टेम्परेरी तौर पर, उसके बाद तमाम अपने जो हमारे अपने टीम वर्कर्स थे उनको सबको सख्ती से पाबंदी कर दी कि जब तक इनके कंसर्न लोग नहीं आते तो सुई सदरन वालों से रब्ता किया, उन्होंने कहा ये हमारी लाइन नहीं है। बाद से पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL के अपना जो थे इनके फोकर पर्सन सिकंदर साहब, वो भी तशरीफ़ लाए। फिर बाद ये चीज़ें सामने आई कि ऑलरेडी इस पर जो है पाकिस्तान पेट्रोलियम वर्किंग करेगी। तो अभी बीच में जब ये फायर इत्तला मिली कि बुझ गई है, तो गाड़ियाँ तो हमारी वहाँ पर 18 दिन से स्टैंड बाई हैं, तो बैकअप पे मौजूद हैं, अल्लाह न करे कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। तो हम फौरी तौर पर वहाँ पर हमने बैठे डिस्कस की और तमाम लोग आ गए थे अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करते हुए, और वहाँ पर फिर यही हमें प्लान दिया गया कि इसको फौरी तौर पर इसको फ्लेम अबिल किया जाए ताकि ये जो गैसेस वगैरह इर्द गिर्द के माहौल में फैल रही हैं इनको रोका जा सके। तो फिर ये है कि इसको दोबारा फ्लेम में नहीं, लेकिन हुमायूं साहब ये कंसर्निंग सी बात है। जी जी, आग जो है अब दोबारा से लगा दी गई, तो अब इंतजार ये है कि खुद ही बंद होगी तो होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, इस पे बाकायदा वर्किंग हो रही है, और इसको जिस तरीके से हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐसी सिचुएशन नहीं है। पूरा इसके लिए कमेटी बनी है पाकिस्तान PPL की, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो उसको पूरा एक प्लान करके वहाँ पर उसको डिज़ाइन करके उस पर हिकमत अमली बनाएंगे कि आगे इसको मज़ीद बोर कर दें, उसके बाद इसको मकसद लेके जाएंगे अपना किसी सिमत, या फिर ये तयन हुआ कि ज़ख़ीरा है कितना का भाई? 18 दिन से अगर कोई चीज़ जल रही है और उसी तपिश से उसी इंटेंसिटी से है, और दूसरा ये इस गैस का कोई फ़ायदा हो सकता है? ये किस तरह वहाँ ट्रैप्ड थी गैस? मतलब और गैस का तो फ़ायदा ही होता है, नहीं तो ये तो फिर ज़ाया ही हो रहा है, 18 दिन से तो गैस के। तो मसला ये कि आया ये चीज़ को ये चीज़ से यकीनी हो जाए कि आया ये ज़ख़ीरा ही है, क्योंकि नीचे जो
अपना 1200 फीट बोरिंग जो की है, नीचे जो प्लेट्स वगैरह होती हैं तो जब वो ब्रेक करती हैं तो गैसेस ऐसे निकलती हैं। और ये 18 दिन क्या, अगर बलूचिस्तान की जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ 2-2 महीने भी ये लोग ऑन रखते हैं, क्योंकि जब हम इसको ज़ख़ीरे को पे यानी कि ये सोचते हैं कि ये ज़ख़ीरा निकल आए तो उसके लिए जो अखराजात आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं मिलेनियंस में, और उसके बाद वो बाकायदा टीमें बनती हैं, पूरा एक सिस्टम। मतलब ये तो आपकी बात से लग रहा है जैसे इसमें भी बड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब 18 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं और विजुअल्स जो हम देख रहे हैं टाइम लगेगा। इसमें भी हमें अंदाजा है कि वहाँ गैसेस काफ़ी फैली होंगी उस इलाके में, और जिस तरह हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे हैं वो पॉइजनस भी और ख़तरनाक भी हो सकती हैं, और जिस तरह उनको दोबारा से भड़काया गया है और वो चोला जो है वो इस तरह, मतलब ये तो कोई ब्लास्ट भी हो सकता है। नहीं, किस तरह आपने कंट्रोल ब्लास्ट किया? नहीं होता, ये मकसद ज़ाहिर है, मेरे अपने 34 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। इस तरीके से मकसद नहीं है कि हमने अपने रिस्क पे जाते हुए फौरी तौर पे कोई गोला फेंक दिया हो, उसको तमाम देखा जाता है हवा की डायरेक्शन। ये लोग कितने फासले पे हैं? हवा की कुछ पहना तो इन्होंने कोई सेफ्टी तो हमें कितनी हवा नजर की आ रही है? डायरेक्शन देखी जाती है, उसमें बाकायदा इनमें वो मीटर्स होते हैं, मीटर्स के जरिए पता चल जाता है गैसेस की क्या पोजीशन है। जहाँ पर हमने जब गैसेस की पोजीशन देखी 0 थी, सिर्फ एयर थी, तो 100% श्योर थे कि मकसद कोई ऐसा वो नहीं है, तो इजीली इसको हो गया। और जब भी हवा के मुखालिफ सिम से ही इसको अच्छा, एक और सवाल लास्टली मुख्तसरन, ये जिस शिद्दत से पहले दिन भड़क रही थी आज भी उसी शिद्दत से भड़क रही है? तकरीबन शिद्दत में कमी नहीं आई, कोई ऐसी ख़ास कमी नहीं आई है। और मे बी पॉसिबल है आगे जो नेक्स्ट वीक है इस पे ये अपना जो वर्किंग होगी तो सूरत हाल और मज़ीद वाज़ा होगी। शुक्रिया खान साहब, लेकिन इसकी बॉटम लाइन यही है कि अब जितने हमें जवाब मिलते हैं इस हवाले से उतने सवाल मजीद बन जाते हैं, तो अभी भी कोई क्लियर कट आंसर नहीं है कि वेयर दिस केम फ्रॉम एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्योंकि 18 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं इस चीज़ में और अभी चल रही है। या That is it for today and बहुत सी खबरें वैसे तो रह गई आपको पता है, लेकिन आपको पता है कल there's another day, कल बात करेंगे। We're gonna see you tomorrow. Bye.